नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पेनास त्यागी। देश की बहस में आपका स्वागत है। देश की बहस हमारा वो शो जहां जनता चुनती है देश की बहस का मुद्दा क्या हो। हमारे वरिष्ठ पैनल फिर उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, अपने विचार रखते हैं। और आज जो मुद्दा है वो एक बार फिर चुनाव और आम आदमी की कितनी फिक्र है पार्टियों को इससे जुड़ा हुआ है, इसको जोड़कर है। आज हमने आपको वोटिंग के लिए ऑप्शन दिए थे। जिन ऑप्शंस में से आपने सबसे ज्यादा वोट दिया है जिस मुद्दे को, वो ऑप्शन हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस ऑप्शन को आपने सबसे ज्यादा वोटों के साथ चुना है वो जनता चाहती है कि किस तरह से एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा जा रहा है। कोरोना काल में चुनावी रैलियों की रोक पर राजनीति क्यों हो रही है। 57% लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आज देश की बहस हो। तो हम इसी मुद्दे पर देश की बहस करना चाह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी को एडवांटेज होगा क्योंकि बीजेपी के पास साधन संसाधन ज्यादा हैं। तो जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी ओपिनियन लगातार हमसे साझा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से 2 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं लगातार मिल रहे हैं देश में। पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, आर वैल्यू बढ़ रही है। आम आदमी त्राहिमाम करने की स्थिति में ना पहुंचे, इसके मद्देनजर इलेक्शन कमीशन से पहले कहा जा रहा था कि भाई रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाते, बीजेपी इतने लोगों का मजमा बना रही है, इतने लोगों को बुला रही है, इस पर आप रोक क्यों नहीं लगाते हैं, इन रैलियों को बंद क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने डिजिटल रैली का प्रावधान कर दिया 15 जनवरी तक और कहा कि इसको फिर से हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद अगले दिनों के लिए आदेश जो है वो जारी करेंगे, तो अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई ये तो आपने एडवांटेज बीजेपी कर दिया, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात है। कांग्रेस भी इस पर अपने विचार व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि कहीं ना कहीं इस पर फिर से एडवांटेज बीजेपी हो रहा है। छोटे दल कह रहे हैं कि भाई वो कहां जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, नेता क्या बयान दे रहे हैं वो सुनिए और फिर आप जानने समझने की कोशिश कीजिए कि नेताओं को प्रचार ज्यादा प्यारा है या फिर आपकी हमारी जान। कोरोना महामारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है, लेकिन सावधानी और सियासत का तो कोई सरोकार ही नहीं है। यही वजह है कि सियासी समर में सियासी पार्टियां चुनावी रैली को लेकर फिक्रमंद हैं। कल तक विपक्षी पार्टियां रैली को कोरोना से जोड़कर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब दाव काम नहीं आया तो चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन कुछ फंड्स दे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, क्योंकि बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मुकाबला नहीं कर सकते। सभी साधन हैं उनके पास, उन्हें तो पहले से ही पता हो गया होगा। इस चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों को तो बहुत मुश्किल होगी। हमारे लिए चुनौती है नए तरह का एक जो वर्चुअल कैंपेन करने का। सुना आपने, ख्वाब में भी सरकार बनाने का दावा करने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें अब जमीनी हकीकत का अंदाजा लग चुका है। वो समझ चुके हैं कि डिजिटल कैंपेन में भी बीजेपी के सामने टिक पाना मुश्किल है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश के चाचा तो 4 कदम आगे ही निकल गए। प्रोफेसर साहब तो अपने सियासी तरकश से शब्द बाण निकालते हुए ट्वीट करने से बाज नहीं आए। झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कुछ नहीं लगा सकते, सभा, नुक्कड़, रोड शो, रैली नहीं कर सकते, मीडिया विपक्ष को दिखा नहीं सकती। तो क्या अखिलेश की जनसभाओं में उमड़ते जनसैलाब से घबराकर सरकारी पार्टी के अनुकूल सब व्यवस्था की जा रही है? एक बार फिर बीजेपी ने साबित कर दिया कि सियासत सरोकारों से चलती है और मौजूदा वक्त में सरकार का सरोकार सियासत से नहीं बल्कि जनता से है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक का फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से लिया है, न कि बीजेपी के फायदे के लिए। और रैलियों पर रोक से हर पार्टी को बराबर का नुकसान होगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान से साफ नजर आ रहा है कि अखिलेश ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। विदेश से इंजीनियरिंग पढ़ के आए और टेक्नोलॉजी को लेकर यह स्थिति, जो अपने जमाने में कहते थे लैपटॉप बांटे, और अब टेक्नोलॉजी के बारे में ये सोच, अपनी तयशुदा शिकस्त की पेशबंदी उन्होंने अभी से करनी शुरू कर दी। दरअसल चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही 15 जनवरी तक रैलियों, पदयात्राओं, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी है। और जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आगे भी नेताओं को डिजिटल कैंपेन ही करना पड़ सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर राजनीतिक दलों को अभी भी चुनावी रैलियों की टेंशन सता रही है। ऐसे में देश की बहस में आज चर्चा करेंगे
कि क्या कोरोना काल में भी चुनावी रैलियों पर रोक से नेताजी खुश नहीं हैं? और क्या चुनावी रैलियों की रोक पर जानबूझकर राजनीति हो रही है? और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का सवाल भी, क्योंकि हम जनता को मौका देते हैं, अपने दर्शकों को मौका देते हैं देश की बहस में भागीदारी करने का। तो आज हम जनता से पूछ रहे हैं, क्या डिजिटल कैंपेन होने के बाद बीजेपी को एडवांटेज रहने वाली है? क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? हाँ या नहीं में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप हमें अपनी राय पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnationtv.com पर वोट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर उसके जरिए हमें वोट कर सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी आप वोट करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266 9711002266। आप यहां पर वीडियो बनाकर या अपना कोई मैसेज भेजकर भी इस कार्यक्रम में भागीदारी कर सकते हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उससे आपका तारुफ करा दूं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मोहम्मद अमीन हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। नलिन कोहली हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तहसीन पुनेवाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अमीक जुमई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अमीक जुमई जी, पहले जब तक इलेक्शन कमीशन ने रैलियों पर पाबंदी नहीं लगाई तो सब लोग कह रहे थे कि बीजेपी लापरवाह है, बीजेपी सरकार में है, कुछ नहीं कर रही है और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। और आज जब पाबंदी लगा दी है तो वो भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। बीजेपी कह रही है घबरा रहे हैं, हार मान ली है, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। नहीं पिनाज, 10 मार्च को लाल इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होने वाला है। अब इस बदलाव को आप किसी भी तरह से आप उसको रोक नहीं सकते, जो उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को होने वाला है। हमने वेलकम किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, पूरे समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में उसका पालन करेंगे। क्योंकि समाजवादी लोग चाहे सरकार हो या विपक्ष में हो, 5 साल हमने काम किया है। पिछले 1 साल से माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा के जरिए अपनी गरीब जनता, कमजोर लोगों के बीच में है। तो हमारी समस्या तो बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो खुद मुख्तारी है उसको लेकर हमारा ये सवाल ज़रूर है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कल एक चिट्ठी भी समाजवादी पार्टी ने लिखी है पार्टी की तरफ से कि ये जो अवनीश अवस्थी है चीफ सेक्रेटरी, ये जो नवनीत सहगल है सूचना के, प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, अमिताभ यश एडीजी, इन सभी ने 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल के बतौर ब्यूरोक्रेट नहीं, बतौर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर काम किया है। इनके रहते हुए निर्भीक, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी मांग करती कि पहले इन सभी लोगों को इस पोजीशन से इनको जो है हटाया जाए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, डिजिटल कैंपेन के खिलाफ जो आपने कहा, ठीक है, वो आपका एक अलग मुद्दा हो सकता है, उसका पूरा सम्मान करते हैं, आपको अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन आप सुनिए ना, यहाँ पर किस तरह से, यहां पर जो बयान, जो ट्वीट किया गया है वो मैं आपको बता देती हूं। डिजिटल कैंपेन को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कैंपेन किया गया है अखिलेश यादव के चाचा द्वारा, झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कुछ नहीं लगा सकते, सभा, नुक्कड़, रोड शो, रैली भी नहीं कर सकते। तो मालूम है ना आपको, तो फिर ये क्यों? आपको जनता की जान की परवाह नहीं है? आप तो समाजवाद की बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि हम लोगों के साथ हैं, उन 80% लोगों के साथ हैं जिनके पास रोजगार नहीं, काम नहीं, गरीबी है। पिनाज पूरे उत्तर प्रदेश में जो पूरी इंसानों का, गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का जो आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी को मिला था, ये बात तो सही है कि उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया था। देश के प्रधानमंत्री को टेंट गाड़ना पड़ गया माननीय अखिलेश यादव जी को टैकल करने के लिए। लेकिन जब इन्होंने ये देखा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में बुद्धिजीवी हैं, उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, उन्होंने तानाशाही देखी है, अधिनायकवाद देखा है, उनका ये कहना है कि तो आप ये बताइए कि आप लोग डिजिटल कैंपेन के खिलाफ हैं या साथ खड़े हैं? क्यों चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं पिनाज, ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर घटना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री जी ने अपने दफ्तर बुला लिया। ये कभी नहीं हुआ, ये प्रणाली गलत है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी 15 तारीख को आप लोग चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग उसका पालन करेंगे। मैंने समाजवादी प्रवक्ता साहब नहीं पालन करेंगे और सवाल उठाएंगे, ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, कभी किसी और चीज पर उठाएंगे। नलिन जी जवाब दीजिए। ऐसा है, नलिन जी आप एक मिनट, नलिन जी जवाब दीजिए। मैंने बड़े आराम से समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे उनका देश के प्रति उद्बोधन सुना। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने कितना अच्छा किया है और
स्पष्ट रूप से उनका मानना है कि जब चुनाव नतीजे आएंगे तो फिर उनकी सरकार बन रही है, तो फिर किस बात का रोना। जब आपके मन में तय हो गया है कि चुनाव आप जीते रहे हैं, अभी वोट तक नहीं पड़ी, तो फिर आराम से घर पे बैठिए और चुनाव हो जाएगा। ना आपको डिजिटल की चिंता करनी चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन की चिंता करनी चाहिए, और ना ही आपको किसी अफसरवाद या किसी अफसर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप तो मान ही रहे हैं कि आप जीत गए। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष अलग है। हम मानते हैं जनता की सेवा करना होता है, उनके प्रति काम करना होता है, कोई गुंडा राज नहीं चलाना चाहिए, जिसके लिए अखिलेश जी मतलब पिछली समाजवादी सरकार के ऊपर में एक टैग लगता था कि यह गुंडा सरकार है। जो भी हो, हम मानते हैं जैसे देश में एक प्रधान सेवक है, वैसे राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री हो या जो मंत्री हो सेवा करेंगे, जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड के आधार पे जनता के सामने सब रखेंगे, जनता को उचित लगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, तो जनता जो है वोट देगी और सरकार बनेगी। तो अखिलेश जी और उनकी पार्टी नहीं, नलिन जी ये कह रहे हैं कि डिजिटल कैंपेन का एडवांटेज आपको होगा, छोटी पार्टियां बेचारी कहां जाएंगी। आप लोग चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहते तो पोस्टपोन भी करा सकते थे इलेक्शन। देखिए ऐसा है, ये बहुत गंभीर सवाल है कि आप चाहते तो पोस्टपोन कराते। इसको थोड़ा सा, मैं एक वकील हूं तो माफ करेगा, 1 मिनट में थोड़ा कानूनी रूप से आपको समझाऊं कि हर असेंबली का एक टेन्योर होता है, जिसमें एक आखिरी दिन होता है जिससे पहले वो असेंबली का गठन होना चाहिए। अब यदि अगर ऐसे नहीं है तो फिर एक प्रश्न उठेगा कि क्या राज्य में आप गवर्नर रूल लगा देंगे या प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। तो फिर ये आरोप उल्टा नहीं बैठ जाएगा कि ये तो भाजपा जो है चुनाव से भाग रही है और केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाकर इसको चलाना चाहती है। एक और विषय उठेगा कि क्या इसमें याचिकाएं फिर नहीं उठेंगी कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट का रुख होगा। तो ये कहना बड़ा सरल है कि आप इसको पोस्टपोन कराइए, लेकिन अगर चुनाव एक प्रदेश में जहां 23 करोड़ जनता रहती है, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें कई फेजेस में चुनाव होंगे, तो यदि उसको अगर सही टाइम पे करना है तो पोस्टपोन कैसे करेंगे। पहले ये मांग आ रही थी कि रैलियां बंद क्यों नहीं कर रहे, बंद क्यों नहीं कर रहे, बंद क्यों। अखिलेश जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब मांग रहे थे। अब जब रैलियां चुनाव आयोग ने बंद कर दी और कह दी डिजिटल करिए, तो कह रहे डिजिटल क्यों करेंगे, छोटी पार्टी कहां जाएंगे। फिर उनसे जब पूछा जाता है कि आपको क्या डिजिटल आप नहीं कर पाए क्या, तो अखिलेश जी की पार्टी जिसने लैपटॉप दिए थे पिछली बार, वो डिजिटल से भाग रही है। तो फिर कहते नहीं हम तो ठीक है लेकिन दूसरों की चिंता कर रहे हैं। ये सारे बहाने हैं, ये सारे हैं कि राजनीति करने के अमित जी जवाब दें। नहीं नलिनी जी, भरोसा नहीं है अपने लैपटॉप पर, अपने डिजिटाइजेशन पर, इसीलिए भाग रहे हैं आप। नलिनी जी समाजवादी पार्टी ने बहुत साफ कहा कि हमारे पास नौजवानों की एक बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान समाजवादी की पार्टी के पास है, हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने ये कहा कि और जो दूसरे देश भर में जो छोटे छोटे दल हैं, जिनके पास बीजेपी जैसी अताह दौलत नहीं है, अकूट दौलत नहीं है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो वर्चुअल रैली कैसे करेंगे, उनके लिए कोई पैसे का इंतजाम किया जाए। अब टेलीविजन पे मेरा प्रोग्राम 1 घंटा चल जाएगा, किसी एक छोटे दल का जो एक आखिरी लाइन का आदमी है, जो आखिरी लाइन की एक पार्टी हो सकती है, कोई छोटा दल होगा, उसकी वॉइस होगी, 2 जिले में होगी, वो दौलत कहां से लाएंगे। उनके बारे में कहना है। अब बीजेपी तो दूसरों के बारे में सोचती नहीं है। हमारा यह कहना है कि जब आप वर्चुअल कैंपेन में जा रहे हो, समाजवादी पार्टी के हम लोग नौजवानों की ताकत पे सक्षम है, क्योंकि हमने 20 लाख लैपटॉप जो है हमने अब जमाने में अपने समय पे बांटे थे, इसलिए हमें कोई नलिन जी आप लोग अमीर पार्टी हैं, आप लोग सब संभाल लेंगे। में जो ये छोटे ये समाजवादी हैं, ये कैसे करेंगे बड़ी रैलियां, डिजिटल कैंपेन? सरल है। पहले इसमें याद दिला दूं हमारे भाई को कि देखिए चुनाव आयोग जो है एक सीमा डालती है खर्चों पर, उस सीमा को पार करे तो चुनाव जो है निरस्त हो सकता है। वो सीमा भाजपा पे उतनी ही लागू है जितनी और पार्टियों पे। तो जो भी प्रचार में खर्च होगा, वो प्रचार का जो एक अकाउंट होता है दिया जाता है। ये तो जो भी पार्टी कराती है चुनाव, समझते हैं कि चुनाव कैसे होते हैं, वो इस बात को स्वीकारते हैं, जानते भी हैं। दूसरी बात, भाजपा जो है डिजिटल का प्रयोग कब से कर रही है? जी तो जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम से सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग जानते 13 के चुनाव जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो 14 के चुनाव के लिए बहुत डिजिटल का काम हुआ। इस बात को भी 7-8 साल हो गए हैं। अब बाकी पार्टियां अगर कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, सोशल मीडिया या डिजिटल का प्रयोग नहीं कर रही थी, तो भाजपा को क्यों दोष दे रहे हैं?
किसी ने रोका थोड़ी ना आपको। ठीक है, तहसीन को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। तहसीन, ये बताइए कि यहां पर एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर तंज कसना, ये कहां की ना इंसाफी है कि जब आप पहले तो चुनाव आयोग को कह रहे थे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, फिक्र नहीं है चुनाव आयोग को, अगर कोरोना फैला तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। अब जब चुनाव आयोग ने कर दिया तब भी खुश नहीं है, तो आखिर बेचारा चुनाव आयोग करे तो क्या करे? सबसे आसान है चुनाव आयोग को टारगेट करना। पीना जी, सबसे पहले तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हो। और नलिन भाई की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि असेंबली के जो लास्ट डेट है उसके बाद आप चुनाव ना करवाएं। इसका एक ही उपाय है, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर रूल लगा दे, और पॉलिटिकली वो भाजपा को कभी सूट नहीं करेगा, और लोकतंत्र में होना भी नहीं चाहिए, जमहूरियत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, जब तक वो हम प्रावधान नहीं बनाएंगे कि सब इमरजेंसी 1 या 2 महीने का कोई गैप हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने वेस्ट बंगाल के समय भी बताई थी और बाकी अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी बताई है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ, और क्यों भाजपा पे आज प्रश्न उठ रहा है। देखिए पीना जी, 2 चीज है। मैं आप और आपके चैनल की बात कभी नहीं करूंगा, आपका एक बहुत न्यूट्रल और वरिष्ठ चैनल है, लेकिन जो बाकी चैनल्स है 24 घंटे में से 23 घंटे माननीय प्रधानमंत्री के पॉजिटिव न्यूज बताते हैं, दूसरों को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को देशद्रोही, देश के खिलाफ इस तरह का एजेंडा चलाते हैं, जो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से कौन बेच रहे हैं वो एजेंडा, वो हम सब जानते हैं, और वो बोलने की बात है लेकिन जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना पॉजिटिव कवरेज मिलता है, बाकी सबको देशद्रोही दिखाया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ वगैरह, ये एजेंडा होता है चैनल्स का, तो वहां पर फेयर कवरेज नहीं होता। दूसरी बात, जो फंडिंग मिल रहा है भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो मुझे मेरे हिसाब से मैंने चैलेंज किया ये इलीगल है, इसे रेट्रोस्पेक्टिवली से पैसा मिल रहा है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात से अपनी बात समाप्त करता हूं, माननीय अमित शाह जी ने राजस्थान में कहा था हम जो झूठ चाहे फैला सकते हैं वो वायरल हो जाएगा, और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी का उदाहरण दिया था। कहा था ये झूठ है कि अखिलेश जी ने मुलायम जी को नहीं मारा था, लेकिन हमने झूठ फैलाया और ये झूठ फैल गया। ये गलत है, लेकिन हमने फैलाया, फैल गया। जिस पार्टी के अध्यक्ष और अब गृह मंत्री कहते हैं हम झूठ फैलाते हैं और वायरल होता है, उस पार्टी के खिलाफ आप मुकाबला कैसे करोगे? तो इलेक्शन कमीशन का एक कर्तव्य बनता है कि टीवी चैनल्स को आदेश, चलिए नलिन जी जवाब दें, सबको इक्वल फुटेज दे। तहसीन जी ठीक है, नलिन जी जवाब दें। आप लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधनों का। मैं माफ करिए, मैं सुन नहीं पाया, कुछ कह रहे थे? जी मैं जवाब मांग रही हूँ। तहसीन जी की बात आपने सुनी, आपसे जवाब चाहूंगी। कुछ आरोप लगाए उन्होंने बीजेपी पर। ऐसा है, रोज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के समर्थक रोज कोई आरोप लगाते हैं। तो अमर प्रेम का एक गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है निरंतर काम में लगी रहती है। या तो हम गलत आरोप हम पे लगते रहे और पूरी जिंदगी लगा दे उनका जवाब देने, या काम करें। तो काम करना ज्यादा उचित मानते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। आज नफरत की राजनीति बंद होगी 2022 में। अब कांग्रेस पार्टी के कितने वरिष्ठ नेताओं ने क्या शब्दावली का प्रयोग किया है मोदी जी के लिए? गंगोतेली, घाची, निपुंसक, नीच। तो ये क्या प्रेम के शब्द हैं क्या? तो शायद राहुल गांधी जी से पूछना पड़ेगा, भाई ये नफरत की राजनीति जो है किसके प्रति आप बोल रहे हैं? आपकी पार्टी के कई वरिष्ठ लोगों ने इसका प्रयोग किया। तो कहना बनता है ना उनका कि कुछ तो उनको कहना ही है, तो कह दिया उन्होंने। अब तहसीन जी की बात पे आ जाते हैं। तहसीन जी भी जानते हैं, वो इनफैक्ट काफी अच्छे वकील भी हैं और जाने पहचाने एक कमेंटेटर हैं। तो तहसीन जी भी जानते हैं कि जो भाजपा के ऊपर में ये कहते हैं कि हम लोग मिसयूज कर रहे हैं प्रजातंत्र का या कुछ, कैसे हर रोज जो है सुबह हम पर जो भी आता है, आप लॉजिकली देखिए, हर विषय कोर्ट तक जा सकता है। कुछ हम गलत करेंगे, मैं करूं, आप करे, कोई और करे, तो कोर्ट उसके सामने कुछ भी कर सकती है, एक्शन लेती है। और ये बातें होती है हर सरकार के खिलाफ जो भी शुरू से है। कांग्रेस पार्टी कह रही है अब सबको बराबर का समय दीजिए। दूरदर्शन के जमाने में जब दूरदर्शन इकलौता चैनल होता था, तब चुनाव आयोग जो है टाइम देता था। सबको बराबर थोड़ी ना होता था, डिवाइड करके देते थे। भाई जिस पार्टी का जितना वर्चस्व है। और आज जो लोग चिल्लाते हैं कि डिजिटल मीडिया में इतना खर्चा हो रहा है, रोज हम खबरें पढ़ते हैं कि किसी ने यूट्यूब चैनल खोल दिया, किसी ने फेसबुक के ऊपर में एक चैनल खोल दिया, किसी ने किसी और चीज के ऊपर में चैनल खोल दिया। रोज कर रहे, कोई पत्रकार अपने आप होता है अपने ही ब्लॉग लिखना शुरू कर देते हैं।
तो डिजिटल मीडिया की वजह से छोटे बड़े का नहीं है, डिजिटल मीडिया के अंदर में जो व्यक्ति उसका प्रयोग करना चाहे उसके पास एक अवसर है। अब आइए झूठ बोलने की बात, रोज झूठ जो है 50 जो है हमारे होते हैं, मैं जवाब हम चैनल पे रोना शुरू कर दे कि बंद कर दीजिए प्रचार को, इसको करिए, क्योंकि एक पूरी ट्रोल भाजपा के खिलाफ भी होती है, भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी होती है। तो ये इसके कई पहलू हैं। ठीक है। तहसीन, मुझे एक बात बताइए कि अगर वक्त रहते बीजेपी ने अपना कैंपेन, आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पीएम मोदी कई बार योगी जी से मिले, वो लगातार अपनी सभाएं कर रहे थे, 10 से 15 बार मिल चुके हैं। भाई किसी ने कांग्रेस के नेताओं का या दूसरी पार्टी के नेताओं को रोका था क्या मिलने से, मुलाकात करने से या कैंपेन करने से? अगर इंटरनेशनली जो कोविड के हालात थे उसको देखते हुए अगर बीजेपी ने अपना एग्रेसिव कैंपेन वक्त रहते शुरू किया, तो इसमें आप लोग कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की फारफेच थिंकिंग की कमी है, तो उसमें बीजेपी को क्यों कटघरे में खड़ा करना? क्योंकि यही तो दिक्कत है बीजेपी की, सारी के सारे कैबिनेट प्रधानमंत्री से लेकर कैंपेनिंग में रखते, प्रधानमंत्री काम 2 चुनाव के बीच में करते, शायद तब भी नहीं करते। इसलिए तो पहली बार भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और पहली बार बेरोजगारी 45 वर्षों के चरम पर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए नलिन जी की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन नलिन जी ने 2 चीज कही। उन्हें कहा कि कैंडिडेचर के खर्च पर, एक्सपेंडिचर पर एक लिमिट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन नलिन जी जो आपको नहीं बताते और दर्शकों को नहीं बताए कि पार्टी के एक्सपेंडिचर पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि भाजपा हजारों करोड़ खर्च कर दे, कैंडिडेट उतना ही खर्च करना पड़ेगा कैंडिडेट को। भाजपा कितना भी खर्च कर सकते, जैसे अमित शाह जी ने कहा हम जो झूठ बोले वो हम चला सकते। दूसरी बात देखिए, नलिन जी ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा ना ईडी डायरेक्टर का टेन्योर नहीं बढ़ा सकते, तो उसको आपने ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा आप कोई कार्रवाई ना कीजिए पंजाब वाले मामले में, तो उसको भी आज सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट की भी बात कहां सुनती है भारत की सरकार? दिक्कत ये है ना, भारत की सरकार किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं सुनती। जैसे सपा के मेरे प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को समन किया है, सेक्रेटरी पीएमओ, कौन पीएम समन नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर को सेक्रेटरी समन कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है ना, दिक्कत यहां आ रही है। एक छोटा जवाब मैं दे दूं नलिन जी, आप दबाव बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, सवाल जी आप ही से जवाब ले रहे हो। सवाल ही नहीं उठता है। आज जो लोकतंत्र आज हमारा इतना मजबूत है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसमें कोई संवैधानिक संस्था को ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक नहीं 50 लोग पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। 50, एक नहीं 50, एक पूरी सेना है जिसका फुल टाइम काम ही यही। बाकी चुनाव आयोग या कोई किसी के खिलाफ या किसी अफसर के खिलाफ जाकर याचिका डाल दीजिए, तो इसलिए मैं नहीं मानता वो संभव ही नहीं। दूसरी बात है कि हजारों करोड़ की बात जो तहसीन जी कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, हर बार जो है अकाउंट्स निकल जाते हैं, कहाँ हजारों करोड़ की बात हो रही है हर चुनाव पे। ये बड़े बड़े फिगर है, मानता हूँ कांग्रेस की शासन काल में हजारों करोड़ से कम कोई घोटाला होता ही नहीं था, वहां तो लाखों करोड़ का घोटाला होता था। तो ये रुक गए, तो आदत की बात होती है कि हजारों करोड़ से कम कुछ होता ही नहीं। आप लोग अपने अपने आरोप लगा रहे हैं, अपने जवाब दे रहे हैं, लेकिन शायद मुझे एक निष्पक्ष पत्रकार की नजर से भी इसको समझना होगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी ने सभी को सुना है, आप दोनों के पक्षों को सुना है। राहुल जी, क्या वाकई में बात इतनी सीधी है, या फिर चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ आपको लगता है छोटी पार्टियों को ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल कैंपेनिंग उस तरह से नहीं कर सकती हैं, कुछ खास रियायतें देनी चाहिए या फिर कुछ खास ऐसे नियम बनाने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी दुविधा थी। बहुत स्पष्ट था, उसके सामने 2 विकल्प थे, या तो चुनावों को कोई न कोई कानून का सहारा लेकर, कोई पूरी कानूनी राय लेकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जब ये कोविड की मार थोड़ी कम हो, अभी तो ओमिक्रॉन की जो वेव बढ़ रही है वो थोड़ी पीक पर पहुंच जाए, उतरने लगे, तब चुनाव करा जाए। और स्वयं एक हाईकोर्ट ने इसका सुझाव दिया था और मांग की थी कि चुनावों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि हाईकोर्ट के एक जज ने किन कानूनी आधारों पर यह सुझाव दी थी। अगर ये कानूनन असंभव है तो फिर एक हाईकोर्ट जज ने कैसे कहा? मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं इस पर टिप्पणी और नहीं करूंगा। लेकिन लोगों की जान बचने की संभावना ज्यादा तब होती है अगर चुनाव अभी ना होते, क्योंकि अभी लगातार बढ़ रहा है कोविड। दूसरा विकल्प यह था कि चाहे अब जो भी हो, क्योंकि कानूनन ये असंभव है विधानसभाओं की उम्र को आगे बढ़ाना, इसलिए चुनाव किसी ना किसी तरीके से कराने पड़ेंगे। कराने का तरीका एक ही है कि आप लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करें, भीड़ को कम करें
और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे ये आग्रह करें कि भाई आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, डिजिटल कैंपेन करिए, डिजिटल प्रचार कीजिए, लोगों से दूसरे तरीकों से पहुंचिए, शारीरिक तरीकों से जहां भीड़ इकट्ठा होती है वो मत करिए। कोई तीसरा रास्ता नहीं था। इससे निश्चित रूप से एक असमान युद्ध होगा। ठीक है। जो रण क्षेत्र है वो एक अब अनइवन फील्ड हो गई है। जो छोटे दल हैं, जिनके पास संसाधन भी कम है, टेक्नोलॉजी का अनुभव भी कम है, अभ्यास कम है, उनके लिए समस्या होगी। और ये भी सही है कि अभी भारत में डिजिटल पेनिट्रेशन, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, आधे के आसपास है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अभी डिजिटल यंत्रों से, मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से दूर है। उस तक संदेश राजनीतिक दलों के कैसे पहुंचेंगे ये हम नहीं जानते। तो एक इससे ये युद्ध असमान हो गया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि और विकल्प क्या था। ठीक है अमीन साहब, क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन के पास विकल्प नहीं थे? क्या वाकई में आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक रखते रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो क्या वाकई में इतना बेबस था इलेक्शन कमीशन के छोटी पार्टियों के लिए, छोटे दलों के लिए कुछ नहीं कर सकता था? कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं निकाल सकता था? आपने देखा कि पिछले 5 स्टेट के जो चुनाव हुए थे वो उसके बाद एक इंटरनेशनल महामारी, अंतर्राष्ट्रीय महामारी आई जो कि अभी तक चल रही है। और उस वक़्त मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया था और एक क्लियर कट कहा था कि इनके अफसरों और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो मर्डर केस की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये हमारा कमीशन इस बात को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गए, उस वक्त यही बात आई कि इस तरह की संवैधानिक दोनों संस्थाएं हैं, इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन मजबूर है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कराने के लिए, जो संवैधानिक अभी बात कर रहे थे सभी लोग कि इलेक्शन कराने का टाइम था। अभी बात आई कि प्रोफेसर जो समाजवादी पार्टी के हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन में हमेशा एज ए लीडर आते रहे हैं। क्या ये जो बातें अब लिख के दे रहे हैं, तो जब हमारा कमीशन मीटिंग बुलाता है इलेक्शन से पहले तब कह सकते थे, उसके बाद जब हमारा कमीशन उनकी स्टेट में विजिट करने गया तब कुछ कह सकते थे। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। उस वक्त ये शोर मच रहा था जब हमारा इलेक्शन कमीशन सर्वे कर रहा था, हमारे अधिकारी सर्वे कर रहे थे, उस वक्त ये शोर मचाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन को इन पे बैन लगाने देना चाहिए पार्टियों पे। ये उनका काम था और भारत सरकार का काम था, स्टेट गवर्नमेंट का काम था और वर्करों का और नेताओं का काम था कि वो कोरोना से बचने की कोशिश करते। आज आप एक बात देख लीजिए कि जिन स्टेटों में चुनाव नहीं है वहाँ भी तो कोरोना की महामारी आई हुई है। कोरोना क्या है कि कोरोना के लिए अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने साधनों को देखते हुए, अपनी बातों को देखते हुए, अपने वोटरों की सेफ्टी के लिए अगर ये नियम लागू किए कि कोई नुक्कड़ मीटिंग नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी, तो इसमें क्या बुरी बात कह दी है? जिसको जो करना था कर चुका। अब आपको मैं चीज़ क्लियर बता दूं कि चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन किसी को MLA MP जिता के नहीं देने वाला। ये उनका अपना काम है, उनका अपना होमवर्क है। उन्होंने क्या किया 5 सालों में, चाहे वो अपोजिशन में रहे चाहे वो गवर्नमेंट पर रहे। आपको मैं एक चीज और 5 सालों में क्या किया वो बोलेगा, ना कि आपकी रैलियां बोलेंगी। एक बड़ी बात यहाँ पर आपने कही है, चुनाव आयोग को ही आप अपनी हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। कभी जी ठीक है, कभी EVM को खराब बता देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को पक्षपात बता देते हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने वाला। तो हर बार इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ना जो है वो सही तरीका नहीं है। समाजवादी पार्टी पावर में आई थी 2012 में जी, सारे अफसरों को हटा दिया था। होम सेक्रेटरी हटाया, चीफ सेक्रेटरी हटाया और DGP हटाया था। और उस वक्त मायावती की सरकार थी। तो तब ये क्या सो रहे थे क्या? तब इनको पता नहीं चला इलेक्शन कमीशन बेईमान है। हमारे साथ हमारे दर्शक, ठीक है, मैं ये सवाल लेकर मैं जाऊंगी और हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। ठीक है, मैं ये सवाल अमीन जमुई से पूछूंगी, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनकी राय भी हम यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे कार्यक्रम में। हमारे दर्शक क्या कहना चाह रहे हैं, पूरी डिबेट वो लगातार सुन रहे हैं। जी आनंद राज जी बताएं। जी देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो उन छोटे राजनीतिक दलों को होना है जो अपनी प्रचार की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और चुनावी मैदान में उतरना था। तो अब डिजिटल, क्योंकि मोदी सरकार पहले से डिजिटल पे बहुत ध्यान दिया और अपने को पूरी तरीके से डिजिटल किया और उन्होंने चुनाव से पहले अपने सारे खेल कर लिए और राजनीतिक दलों, जो जितने भी दल है, उनको पटकनी दे दी एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने अपनी रैलियां कर ली, सभा कर ली,
सारी चीजें कर लिया, लेकिन जो छोटे दल है जिनकी अपनी चुनावी जमीन तैयार होनी थी, वो जमीन अब उनकी हट गई है क्योंकि डिजिटल प्रचार करना है। वो एक जो उनका चेहरा होता है वो नलिन कोहली जी, आपने हमारे दर्शक की बात सुनी, उनका कहना है कि आपने पूरी एडवांटेज अपने हक में रख ली है। चलिए, नलिन जी हमारे साथ शायद नहीं है, अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने पूरी बात सुनी अमीन साहब की, वो किस तरह से कह रहे हैं कि 5 साल में आपने जो काम किया होगा ग्रास रूट पे जाकर, उस पर चुनाव लड़िए ना, चुनाव आयोग पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं हार दिख रही है इसलिए बौखलाकर ये बहाने बना रहे हैं। मीटिंगों में क्यों नहीं बोले थे? जब मीटिंग हुई थी, चुनाव आयोग ने आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा था, तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था? पिनाज, इलेक्शन कमीशन को इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये जो हमारे अमीन जी हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस देश की सेकुलर सोशलिस्ट सरकारों नहीं बनाई हैं। उनका गठन जो है क्योंकि उनकी खुद मुख्तारी रहे, उनकी इंडिपेंडेंसी रहे। क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों ने देखा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव हुए क्या क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन पूरे उस चुनाव में सोता रहा, किसी को मालूम नहीं था कि ये इलेक्शन कमीशन होता क्या है। गुंडा राज चुनाव नहीं कराता है पंचायत की, ऐसा दबंगई देखा नहीं। लोगों ने याद किया कि 70-80 के दशक में डकैत कैसे चुनाव लड़ते थे, डकैतों की तरह से चुनाव लड़ा गया। जी सुन लीजिए साहब, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश में जो चुनाव हुए हैं, हमारा सवाल इसीलिए होता है अमीन जी, गौर से सुनिए जरा, मैं दो बातें उन्होंने एक बात तो बहुत वाजिब करी ना, उन्होंने आपसे एक बात सीधी एक बात तो उन्होंने बिल्कुल वाजिब की जब भाई साहब, एक बात तो उन्होंने सीधा कहा ना कि भाई एक बात बताइए, जब चुनाव जीत जाए तब कभी नहीं कहते कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया या ईवीएम खराब थी। जैसे ही चुनाव पार्टी कोई हारती है तो ईवीएम पर दोष बढ़ने लगती है। जब चुनाव जीत जाए तो इलेक्शन कमिशन पे पक्षपात के आरोप नहीं लगते हैं, उसके बाद आप आरोप लगाने लगते हैं। तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम क्यों करना है? क्यों हम एक देश की एक संस्था जो है, स्वायत्त संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर क्यों हमें उंगली उठानी है? सिस्टम को कहीं ना कहीं तो बने रहने देना होगा ना। ना अदालत पर भरोसा, ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा, तो फिर जाएंगे तो जाएं कहां? सिस्टम कैसे चलेगा? अगर अमीन जी में, अरे सुनिए तो ना, पीना सुन लो भैया, अमीन जी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे देश की संस्था है ना, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी होती तो वो प्रधानमंत्री जी के यहाँ मशवरे पे, आदेश पे चले नहीं जाते, वो मना कर देते। मना नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या समझाया, क्या क्या होना है? हम सवाल उठा रहे हैं। आपको मालूम है पूरे उत्तर प्रदेश में आप तो सुमोटो लेते हो ना इलेक्शन कमीशन के लोग, आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग चुकी है। बीजेपी के द्वारा आज की डेट में सारे सिनेमा हॉल में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वहां पे वीडियो चल रहे हैं, आपको मालूम है? एक सेकंड अमीन साहब, जवाब समाजवादी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मत लाइए बीच में। पॉलिटिकल बात मत करिए अमीन जी, पॉलिटिकल बात मत करना हमसे जी, न्यूट्रल बात करो। आप बीजेपी की तरफ से मत बोलो। हम ये कह रहे हैं मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सिनेमा हॉल में सपा के खिलाफ वीडियो चल रहा है, यही कहती रही कैंपेन चल रही है। 10 साल वो इलेक्शन कमीशन नहीं उनको जिताया था, आपने बंद करवाया, यही अफसर थे, आपने बंद यही करवाया, अधिकारी थे, उसको भी ब्लेम करती रही। और आप बाई इलेक्शन जीतने के बाद अब चुप हो गई है। और आपका भी 12 में इलेक्शन हुआ था, आप लोग जीते थे, तब ये इलेक्शन कमीशन ही था। इलेक्शन कमीशन पे उंगली मत उठाइए, ये हमारा कहना है। इलेक्शन कमीशन पे उंगली मत उठाइए। हमारे जनता अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, जितना आपको दम है, आप जितना आप दावा कर रहे हैं कि 10 मार्च को लाल टोपी वाले आएंगे, सत्ता में आप आएंगे, तो भी आप यही कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन गलत था, चुनाव गलत थे। इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, तब भी आप यही कहेंगे। मतलब अच्छा गप ये थोड़ी होता है। पीनाज जी, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। पहले इनसे बोलिए एकदम न्यूट्रल बात करो, हमसे राजनीतिक बात मत करो। समाजवादी लोगों ने इस देश को बनाया है। नहीं, इलेक्शन कमीशन आप अरे वो तो एक सवाल पूछ रहे हैं ना कि मीटिंग में आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? वो आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि आपने मीटिंग में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? देश के प्रधानमंत्री का आदेश पे चलेगा, देश के प्रधानमंत्री आपको बुला लेंगे, आप चल जाएंगे। कमीशन जब गया तब नहीं बोलेंगे, पापा ने बुलाया, चुनाव होना चाहिए, जीत रहे हैं। पापा हैं आपके, आपको गलतफहमी है। पापा हैं आपके देश के प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी पापा हैं आपके। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, सही भाषा मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं, राहुल देव जी, क्या अमीन जी के मुद्दे में वाकई में आपको कुछ गंभीरता नजर आती है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर जो सवाल उठाने, उनकी उस मीटिंग को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं? भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शालीन नहीं है एक पूर्व अधिकारी से बात करते हुए। और चुनाव आयोग के बारे में
पहली बात यह है कि उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव आयोग के जो लोग वहां पर गए थे वो प्रधानमंत्री से नहीं मिले थे। उनकी कोई प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई थी, ना प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया था। वो प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे, वहां एक सचिव से उनकी बातचीत हुई। तो कृपया आप पहले तो अपने तथ्य दुरुस्त कर लें। अब उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, इस पर अलग राय हो सकती है, लेकिन यही चुनाव आयोग है। इसी से आपको जब कल अगर आप मान लीजिए जीत जाएंगे तो आप अपने शब्दों को वापस लेंगे क्या? क्योंकि ईवीएम के बारे में भी यही होता रहा है। तो थोड़ा सा तो संतुलित बात करें। और उनको राजनीति में आप क्यों घसीट रहे हैं? अनीश जी ने अपनी बात कही, चुनाव आयोग की ओर से उन्होंने एक बात रखी, उसको भी आप राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, उनको भी राजनीति में घसीट रहे हैं। ये शोभनीय नहीं है। उनसे राजनीति की चर्चा मत कीजिए, आप दूसरों से करिए ना। वहां पे दूसरी पार्टी के बीजेपी के मित्र बैठे हैं, उनसे आप राजनीति की सारी चर्चा कर लीजिए। लेकिन एक संस्था है जिसकी मर्यादा को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। 1 मिनट। चुनाव आयोग की मर्यादा को और उसकी विश्वसनीयता को, उसकी लोक छवि को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, केवल सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें इलेक्शन कमिशन पर बार बार उंगली उठाकर अपने राजनीतिक हितों के लिहाज से ये सही तरीका। जी सुन लीजिए जी आप एक मिनट रुकिएगा अमित साहब, 1 मिनट में आपके पास आऊंगी। आपने बोला, राहुल जी ने जवाब दिया, आपको समझाया। 1 मिनट रुकिएगा सर, मेरे को और लोगों को भी शामिल करना है चर्चा में ना। राहुल, एक छोटा सवाल ना, हमारे बड़े हैं भाई, पूछने दीजिए। राहुल जी प्रोग्राम में बता के जाएंगे इलेक्शन कमीशन के सचिव ने उनको किस नियम और कानून के तहत उनको बुलावा भेजा था, वो कितना उचित है अनुचित है ये बता के जाएंगे आज। नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि देखिए 1 मिनट, देखिए आपसे मैं कह रही हूं कि क्या नहीं, आपको करना चाहिए ना, प्रधानमंत्री से बात हुई, आपको करना चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं राहुल जी। नहीं राहुल जी, अगर आप पॉलिटिकल कमेंट करेंगे तो आपको जवाब देना राजनीति नहीं कर रहे, वो आपको बता रहे हैं। आपने उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना शायद। राहुल जी, आपने ढंग से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ये बात करो। नहीं, आप गलत तरीके से हमारे पैनल पर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार पर आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने खुद कहा, आपने वो सेंटेंस नहीं सुना क्या, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि आप निष्पक्ष बात तो करो। राहुल जी एक मिनट। पिनाज, राहुल जी, मैं किसी भी स्थिति में मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाना चाहिए था। मैं ये मानता हूं, ये कह रहा हूं। लेकिन यह भी सही नहीं है कि जो वहां पे अधिकारी गए उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की या प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। तो ये दोनों तथ्य है, ये दोनों पे मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ठीक है अमित साहब, सुन लिया आपने, अब अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हो गए हैं। अजय जी, जरा एक बात बताइए कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब कह रहे हैं, पहले तो वो भी कह रहे थे कि भाई देखिए कांग्रेस कितनी अच्छी है, चुनाव आयोग का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हमने डिजिटल कैंपेन जो है उसका ऐलान कर दिया, हमने पहले ही पहल ली, हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो योगी जी से कई बार मिला है, कई बार सभाएं हो गई, कई बार मुलाकातें हो गई। भाई ठीक है, उन्होंने मुलाकात की, वो पहले से एक्टिव मोड में थे, राहुल जी छुट्टी मना रहे थे, तो ये उनकी दिक्कत है, आपकी पार्टी की दिक्कत है। इसमें बीजेपी करे तो क्या करे? फिनाज जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि छोटी पार्टियों के कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट को, उसके हित को आपने ध्यान रख करके आज ये पूरा डिबेट कराया था। राहुल जी पर यदि डिबेट कराती आप और वो कहाँ छुट्टी पे है और नहीं है तो उस पर हम जरूर चर्चा करते। अभी जो चर्चा का आपका एक बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में छोटी पार्टियां कहाँ खड़ी हैं इस डिजिटल कैंपेन में, ये अपने आप में एक बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है और इस पे चर्चा आज चूंकि आप करा रहे हैं, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि इस पर चर्चा करूं। उस पर भी फिनाज जी, नहीं इसी पर चर्चा है, इसी पर चर्चा है। तो हमने यही कहा ना कि अगर एक पार्टी का अपना मन है, भाई वो 15 बार जा रहे हैं, 10 बार कैंपेन कर रहे हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है ना। सुन ले, अब उत्तर सुन लीजिए आप। निश्चित तौर पे जिस तरह से पूरी प्रोसेस को लिया गया है और देखा गया है, सबने देखा, आज कोरोना इस हालात में है। प्रधानमंत्री जी अभी 3 दिन पहले तक उनको रैलियों की कोई चिंता नहीं थी, जब सारे रैलियां और सारे कार्यक्रम सरकारी पैसे से, सरकारी धन का, हमारे आपके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करके उन्होंने लगातार शिलान्यास कार्यक्रम अपना खत्म कर लिया।
तो चुनाव आयोग को, जो अभी चर्चा में है भी ये बात कि सेक्रेटरी कैसे पीएमओ का बुलाया है, बिना प्रधानमंत्री जी की इच्छा से तो बुलाया नहीं गया होगा सेक्रेटरी। राहुल देव जी वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं और उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी निश्चित तौर पे होगी कि जब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कोई चुनाव आयोग का संस्था, जो निष्पक्ष संस्था है, वो चुनाव से कुछ दिन पहले आता है तो क्यों आता है और कैसे आता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कंपेन और डिजिटल कंपेन की आपने बात की है, निश्चित तौर पर हमारे जो खड़गे साहब ने बात रखी है, जो सच्चाई है, जो अवसर की असमानता का जो सिद्धांत जो यहां लागू हुआ है पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में, ये सबने देखा है। अभी भी छोटी पार्टियों की बात आप कर रही हैं आज चर्चा में, छोटी पार्टियों को निश्चित तौर पे, मैं छोटी पार्टियों में कांग्रेस इससे बाहर नहीं है, कांग्रेस है, कांग्रेस लड़ाई में रहेगी, डिजिटल कैंपेन में भी कांग्रेस रहेगी और पूरी ईमानदारी से हर कदम पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जो छोटे दल हैं उनकी क्या से हो, उस पर जरूर चिंता जताया जाना चाहिए। और कई वरिष्ठ यहाँ पे हमारे बैठे हुए लोग हैं, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, वो चुनाव आयोग से हैं, निष्पक्षता के साथ ये बात आनी चाहिए कि उनका कैसे पीएम होगा। कई बार उत्तर प्रदेश गए, पीएम ने योगी जी से मुलाकात की, उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन किया, अमित शाह का दौरा हुआ, जेपी नड्डा का दौरा हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों दिक्कत है भाई? आपकी पार्टी लीडर भी कर लेते, किसने मना किया आपको? सुनिए प्रधानमंत्री नहीं, हमें इसलिए इस पर आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी चुनावी प्रचार करने, प्रधानमंत्री जी आम जनता के पैसे के बल पर गए, सरकारी पैसे का खर्च हुआ, एक एक चुनाव में 50-50 चुनावी रैलियों में 50-50 करोड़ रुपए की खर्च हुए हैं और प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए जाकर के जो चुनाव से जस्ट पहले किए, तो निश्चित तौर पे पैसे का बेजा इस्तेमाल किया, शिलान्यास करके इलेक्शन कैंपेन किया। यदि ठीक होता तो कांग्रेस को आपत्ति है। बताइए, भाजपा ने जो रैलियां की है, हम उस पर कोई आपत्ति नहीं है हमें। और जब खत्म हो गया, ठीक है, अपराजिता जी घोषणा हो गई, तो अब कहानी बन रही है। छोटी पार्टियों के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो राहुल जी भी कर लेते ना, एक दो रैलियां, किसने रोका था? पर वो न्यू ईयर मना रहे थे। अपराजिता जी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी अगर शांत हो जाए तो मैं कुछ बोलूं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क करके किसी भी निर्वाचन में जाती है और बहुत परिश्रम करती है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करती है। और आपने देखा कि ये जो अभी कोरोना की वजह से हम लोगों ने अभी 15 जनवरी तक सारी रैलियां बंद की हैं, इलेक्शन कमीशन से बातचीत होकर यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले सर्वाधिक रैलियां, सर्वाधिक सभाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। मैं यह पूछना चाहती हूं कि प्रियंका गांधी जी ने भी कर ली, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कह के कुछ मैराथन कराए, कुछ यहाँ वहां सभाएं की और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ रैलियां की गई। बात यह है कि इस स्थिति में भी आप देखें भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता कैसी थी, किस स्तर की थी। हम बहुत गंभीरता से किसी भी निर्वाचन को लेते हैं, लोगों के साथ खुद को जोड़ते हैं। और इसके बाद कोरोना का तीसरा लहर आया, ओमिक्रॉन आया और निर्वाचन कमीशन के साथ बातचीत करके अभी हम लोगों ने इस पर रोक लगाई। तो मुझे लगता है कि हमने 250 डॉक्टर उपाध्याय, कांग्रेस के नेता गंभीर नहीं थे। जितनी तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर रैलियां की हैं, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के नेताओं ने रैलियां की हैं, जबकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है। 250 आप लोगों की तरफ से वो मेहनत नहीं हुई, वो मेहनत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं की। पिनाक जी एकदम सही, पिनाक जी ये गलत भाषा बोल रही है अपराजिता जी। जरा ये लिस्ट बना लें कि भाजपा की रैलियां कितनी हुई और प्रधानमंत्री जी की सरकारी पैसे के खर्च का दुरुपयोग करके कितनी रैलियां हुई हैं। जितनी रैलियां हुई है भाजपा के प्रचार के लिए देश के हमारे आपके टैक्स के पैसे का इन लोगों ने दुरुपयोग किया, जबकि बाकी पार्टियों ने जो चुनाव प्रचार किया है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, वो अपने पैसे से किया है। ये दोनों में अंतर है, कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। देश के पैसे का दुरुपयोग करके आप लोग राजनीति करते हैं और जनता देख रही है आपको। भाजपा जो कर रही है अलग कर रही है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। अभी भी विज्ञापन पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं
आम जनता की गाड़ी कमाई का विज्ञापन पे क्यों आप खर्च कर रहे हैं? कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है का दुरुपयोग इस तरह नहीं कीजिए। और विज्ञापन की बात हो, तकनीकी की बात हो, धन की बात हो, धन के बल पर लोकतंत्र को लूटने का प्रयास है, ये दुखद है। तैयारी ना करें पर नहीं लूटिए जनता। ठीक है, कानपुर से हमारे एक दर्शक मोहित पांडे भी जुड़ गए हैं। मोहित, आप अपना जवाब दें। जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ राज्यों के चुनाव भी हुए, राय रखें। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी, मैं ये कह रहा था कि अभी पिछले वाले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद बहुत ये कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई। तो उस दृष्टि से अगर ये जो रखा गया है कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है 15 जनवरी तक, मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है चुनाव आयोग का। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में, जैसे मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं, तो हमारी सारी मीटिंग्स, यहाँ तक कि हम अभी डिबेट में आपकी आए हैं तो स्काइप के माध्यम से आए हैं। घर घर में आज आपके पास मोबाइल भी उपलब्ध है और हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको दिक्कत है मोबाइल ऑपरेट करने में, उनसे 70 करोड़ लोगों पे के पास ही स्मार्टफोन है और उसमें हमेशा डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ये भी देखना होगा, एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसके पास अभी स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है, डिजिटल एक्सेस नहीं है। बहरहाल हमारे साथ राहुल देव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि अब ये तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी की रैलियों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को उसका ड्यू क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने वक्त रहते एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया। इंटरनेशनल कोरोना के जैसे मामले बढ़ रहे थे तो उन्हें अंदेशा था कि कभी भी रैलियों पर रोक लग सकती है, तो इसीलिए उन्होंने जब मामले कम थे तब अपनी रैलियों, जनसभाओं की संख्या को काफी बढ़ाकर रखा। कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां जो हैं उसमें चूक गई। पिनाज, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं केवल आदरणीय सारंगी जी से ये कहना या पूछना चाहता था। उन्होंने 2 या 3 बार ये कहा कि 15 जनवरी तक सारी रैलियां बंद करने का ये फैसला हमने लिया। मैं समझता था, अभी तक मेरी जानकारी थी कि यह चुनाव आयोग का फैसला था और उसने सारे पक्षों से बात करके स्वतंत्र निर्णय लिया। क्या वो ये कह रही हैं बीजेपी या बीजेपी सरकार का निर्णय था? क्योंकि ये तो बहुत एक गंभीर बात हो जाएगी, तो उनको जरा सावधान होना चाहिए और इसको स्पष्ट करना चाहिए, ये उनका फैसला था या चुनाव आयोग का फैसला था? क्योंकि वो अलग है, सरकार अलग है, पार्टी अलग है और चुनाव आयोग अलग है। दूसरी बात, बीजेपी आज से नहीं, पिछले कितने चुनावों से, कितने सालों से वो अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को उसने जिस ऊंचाई पर ले जाकर तैयार किया है, उसकी तैयारी की है, वो किसी भी पार्टी के लिए लगभग असंभव है उस तैयारी को पाना, और उसका उसने लगातार इस्तेमाल किया। ये पहली बार नहीं है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का चुनाव प्रचार में अभियान उसका इस्तेमाल करेगी, वो सालों से कर रही है, सारे चुनावों में किया है उसने। तो बाकी पार्टियां उतनी नहीं कर सकती, इसमें उनकी हो सकता है कुछ लापरवाही हो, कुछ उनकी अक्षमता हो, लेकिन उसमें यह भी समस्या है कि बीजेपी जितने संसाधन किसी पार्टी के पास नहीं है, वो इस समय सबसे अमीर पार्टी है और इन सारी चीजों में पैसा लगता है। तो दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि इन ये जो बंधन लगे हैं, इसके कारण समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस तक ये पार्टियों के प्रचार अभियान नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह डिजिटल नहीं हुआ है। अभी डिजिटल क्रांति से और डिजिटल पहुंच से, डिजिटल एक्सेस जिसको कहते हैं, उससे हमारे उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश, उसके पिछड़े क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे बाहर हैं और वो इससे अछूते रह जाएंगे। इसका नुकसान छोटी पार्टियों को होगा, छोटे कम संसाधनों वाले उम्मीदवारों को होगा। तो ये एक असमानता पैदा हो गई है इस क्षेत्र में, इस चुनाव में, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना पड़ेगा। अमीन जी, आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जुड़े रहे हैं तो आपसे समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जब आप इस तरह के फैसले लेते हैं तो बड़ी पार्टियां जो हैं, जिनके पास फंड है, सत्तारूढ़ पार्टी को एडवांटेज रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बहुत छोटे दल होते हैं, जिनका प्रभाव क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, तो कम से कम उन दलों के लिए कुछ रियायत, कुछ अलग से कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है वो करना चाहिए था या कर सकते थे, क्योंकि एक अलग सर्कमस्टांसेस हैं, ये रूटीन सर्कमस्टांसेस नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको करेक्ट कर दूं, जो हमारी मेंबर पार्लियामेंट बात कर रही थी
कि ये इलेक्शन कमीशन से उन्होंने बात की। इलेक्शन कमीशन जिस वक्त तक अनाउंस करने जाता है उस वक्त हमारे अधिकारियों को भी पता नहीं होता कि कमीशन क्या डिसीजन ले रहा है। बस आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करिए, तो उसके लिए सारे प्रेस वाले बुलाए जाते हैं। मुश्किल से 1-2 घंटे का समय मिलता है, और ये कभी भी किसी पार्टी से, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो, कभी से इस बात की किसी से राय नहीं ली जाती, ना कोई उसमें किसी तरह की सलाह ली जाती है कि उनकी राय पर ये बात की जाए। ये नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सवाल है, आप देखिएगा ईवीएम के अंदर हर एक, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, हर एक का सिंबल लगा होगा। हमारा तो ये सिर्फ ये कहना है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की पिछले 5 सालों में। आप घरों घरों तक गए हैं, आपने लोगों के काम किए हैं, नहीं किए हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा। छोटी बड़ी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे ईवीएम में हर एक को बराबर स्थान मिला हुआ है, और उससे वो उनको बटन दबेगा और उनको वोट मिलेंगे। और लेकिन सर, आपको ये समझना होगा कि कैंपेनिंग का असर पड़ता है। आप तो ये कह रहे हैं कि कैंपेनिंग का कोई असर नहीं पड़ता, फिर तो कैंपेनिंग ही बंद हो जानी चाहिए, बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए। अच्छा है, चुनाव के खर्चे खत्म होंगे, अच्छा है, जो बैड ब्लड होता है ये खत्म होगा। अमीन साहब, आप तो एक ऐसी बात कर रहे हैं कि मतलब अगर 5 साल में जो जनता के बीच में काम किया, अगर वही बोलता होगा, अगर वाकई में काम बोलता होगा, तो फिर जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, खत्म कीजिए ये अननेसेसरी के जहरीले शब्द। आएगा देश में नहीं, ये महामारी राहुल जी जिंदा रखे उन्हें मार दें कमीशन। ये बताइए, अभी आप ही लोग हैं प्रेस नेता, नहीं तो वोटर को जिंदा रखिए, तो वो तो आपको बहुत दिन से याद आया ना, चुनाव आयोग को बहुत देर से याद आया, जब ओमिक्रॉन के केसेस जो है फैलते चले गए। अमीन साहब जी, आप बात कर रहे हैं ईवीएम की। ईवीएम तो कोई मुद्दा ही नहीं है मैडम। इस चर्चा का सवाल इस बात का है कि जब इन्फोर्स होगा इलेक्शन कमीशन का आदेश, उस वक्त से कर सकता है कोई भी कार्रवाई, उससे पहले नहीं। अरे मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट सुन लीजिए ना। आप जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन कर रहे हैं कि ना रैलियों की जरूरत हो ना कैंपेनिंग की जरूरत हो, जो 5 साल में हुआ बस वही काफी है। अभी मुद्दा ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं जिनके पास इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है और अभ्यास भी नहीं है, वो अपना संदेश अपने मतदाताओं तक कैसे पहुंचाएंगी? क्योंकि अब बाकी चीजें बंद कर देंगे। प्रचार, जो पारंपरिक प्रचार के तरीके थे वो बंद कर दिए गए हैं। इससे एक असमानता पैदा हुई है। तो जो ज्यादा संसाधन वाली पार्टियां हैं, जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। छोटी पार्टियां, उनको नुकसान होगा। तो इसको तो स्वीकार करना चाहिए ना, इसका ईवीएम से कोई संबंध नहीं है। सर, दूरदर्शन, AIR, ठीक है। अपराजिता सारंगी जी, आपसे अमीन साहब ने भी और राहुल साहब ने भी 2 बड़े गंभीर सवाल पूछे हैं कि आपकी जबान फिसली थी वो कि आप जी ठीक है। अपराजिता सारंगी जी से जवाब लूं, फिर एक ऑडियंस भी हमारे साथ, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपराजिता जी। देखिए, ऐसा है कि हम किस विषय को किस तरह से समझना चाहते हैं या हम पर निर्भर करता है, हम क्या देखना चाहते हैं या हम पर निर्भर करता है। मैं 24 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी। मैंने करीबन 5 इलेक्शन करवाए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर भी और अन्य भूमिकाओं में भी। ऐसा होता है कि जब इलेक्शन कमीशन या फिर स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोई भी निर्णय लेता है, उसके पहले स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होते हैं। जैसा कि जब 15 जनवरी की बात हुई, तब स्वास्थ्य मंत्रालय के जितने भी अधिकारी थे उनसे स्थिति को समझने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सुना। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ संपर्क किया, उनके साथ बातचीत की, सबका मत लिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना राय देती है। तो अपराजिता जी यही तो बात कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का फैसला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और ये सभी पार्टियों का फैसला है। और स्वास्थ्य मंत्रालय से भी इनपुट लिया गया और सारे लोगों से, सारे ऑपोजिशन पार्टीज हो या रूलिंग पार्टी हो, सबका मत लिया गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन निर्णय दिया गया। इलेक्शन कमीशन खुद बखुद कोई निर्णय नहीं ले सकती है, वो हालात को देखकर निर्णय लेती है। हमारे साथ एक तो ये कह देना कि हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, उज्जवल जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। उज्जवल मिश्रा जी मैम, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इसमें 2-3 चीजें हैं कि पहली चीज तो ये है कि जब कोलकाता में चुनाव चल रहे थे, बंगाल के चुनाव चल रहे थे, तो यही लोग कहने वाले थे कि इस कोरोना में चुनाव को कर रहे हो तुम लोग। और जब ये चुनाव हो गए, जब इनके जैसा भी जो भी डिसीजन आया, उसके बाद उन्होंने बोला जैसा भी हुआ, इन्होंने अपने हिसाब से कुछ मोल्ड कर लिया।
जब दूसरी बार आज जब चुनाव हो रहे हैं, कोरोना फैला हुआ है और चुनाव आयोग चाहता है कि कोरोना ना फैले, और उसी हिसाब से उसने पाबंदी लगाई कि 15 तारीख तक। देखिए 15 तारीख तक पाबंदी लगी है, ये एक लेमैन वाली बात होगी। कोई उठ के कहे कि 15 तारीख तक क्यों लगाया, 10 मार्च तक क्यों नहीं लगाया। ये होता है कि समय को देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। तो अभी फिलहाल 15 तारीख तक की लगाई गई है, 15 से 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी। तो आप कह रहे हैं कि हर बार चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देना आसान तरीका लगता है पार्टियों को। अमीक साहब के पास भी आऊंगी मैं, डॉक्टर उपाध्याय के पास भी आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन देश की बहस में इस बड़े मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है।